प्रशांत अपनी दुकान में बैठे हुए अभी भी उस किताब को हाथ में लिए ताक रहा था। वो किताब असली है या नकली, यही विचार उसके दिमाग में चल रहा था। तभी प्यारेलाल ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो प्रशांत, यह सब इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ध्यान से देखो इस किताब को। दरअसल ये एक नोटबुक है जिसमें किसी ने अपने हाथों से मंत्र लिखे और यंत्र बनाए हैं। ये किसी प्रिंटेड किताब की तरह नहीं है, इसलिए इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं होगी। प्यारेलाल ने प्रशांत को नोटबुक दिखाते हुए बोला, तो फिर इसमें उस खूनी कुएं के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा है? और चाचा जी, आप और दादाजी बहुत गहरे दोस्त थे, तो फिर उन्होंने आपको इस किताब की विद्या कभी क्यों नहीं सिखाई? प्रशांत ने पूछा। वो दरअसल ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी सिखाई नहीं। प्यारेलाल ने अपना गमछा गले में लपेटते हुए कहा, वो क्या है ना, तुम्हारे दादाजी जब भी सिखाते थे, मैं दारू के नशे में होता था और बीच बीच में ही कभी सो जाता था। जब मेरी नींद खुलती थी तो दादाजी मेरे ऊपर बरस रहे होते थे। उन्होंने तो सिखाने की कोशिश कई बार की थी, मगर मैं ही कभी नहीं सीख पाया। प्यारेलाल ने प्रशांत को बताया। और उस कुएं का रहस्य, उसके बारे में तो इस किताब में भी नहीं लिखा है। प्रशांत ने अपने प्रश्न को दोहराया। देखो, ये कुआं कोई साधारण कुआं तो है नहीं। अब तो तुमने होरी को बहुत करीब से देखा है। तुम्हें पता है कि एक बेगुनाह की बलि ना मिले तो होरी कुछ भी कर सकता है। अगर इस कुएं के बारे में किसी को भी पता चलेगा तो वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे इंसान की बलि चढ़ाने में जरा भी नहीं झिझकेंगे। वो तो तुम्हारे दादाजी नेक दिल इंसान थे, जिन्होंने कुएं पर काबू पाना ही एक बेहतर उपाय समझा। करना चाहते तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे। प्यारेलाल ने प्रशांत को समझाया। तो फिर क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? क्या हमेशा इससे निकले हुए काले साईं के लिए मुझे एक बलि देते रहना पड़ेगा? वो पुजारी और अघोरी तो दोनों ही मर गए। अभी इस कुएं को अगले 50 साल के लिए कौन बंद करेगा? प्रशांत ने हताश होते हुए कहा, दादाजी की चिट्ठी को हमेशा याद रखना। उन्होंने कहा था कि उस कुएं से निजात पाना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तुम्हारे दादाजी को एक अघोरी मिला जिसने इस कुएं को 50 साल के लिए बंद किया और उन्हें अच्छे कर्मों से जीने की सलाह दी। शायद तुम्हें भी ऐसा कोई मिल जाए जो इस काम में तुम्हारी मदद करे। तुम इस कुएं को अगले 50 साल के लिए बंद करोगे या उससे ज्यादा, यह भी किसी को नहीं पता, मगर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। प्यारेलाल ने प्रशांत को प्रोत्साहित करते हुए कहा। यह सुनकर प्रशांत ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी उस नोटबुक के कुछ पन्ने पलटकर उसमें लिखे मंत्र को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने प्यारेलाल को देखा और बोला, मुझे लगता है कि आपको कुएं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी इस कुएं के चक्कर में पड़ता है उसको किसी ना किसी तरह का नुकसान जरूर होता है, और मैं नहीं चाहता कि कुएं की वजह से तुम या तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान हो। प्रशांत ने कहा। यह सुनकर प्यारेलाल मुस्कुराए और बोले, वाह प्रशांत बेटा, तुम वाकई में अपने दादाजी के पोते हो। बिल्कुल यही शब्द तुम्हारे दादाजी ने एक बार मुझसे कहे थे, मगर तुम्हारे दादाजी के इतने उपकार हैं मुझ पर कि मैं तुम्हारे परिवार से कभी भी नाता नहीं तोड़ पाया। मैं आगे भी तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे परिवार में मेरी बेटी पर किसी भी तरह की कोई परेशानी आए। अब मैं चलता हूं, कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। यह कहते हुए प्यारेलाल दुकान से चला गया। प्रशांत ने अपनी जेब से वो कागज का पर्चा निकाला जो उसने बस से निकाला था। प्रशांत का फोन तो कब्रिस्तान में जब उस पर हमला हुआ था तब से खो गया था। दुकान में उसका एक पुराना फोन पड़ा था। प्रशांत विजय को फोन करने वाला ही था कि अचानक से वो पुराना फोन बज उठा। हाँ, ये तो दादाजी का फोन है। इसका नंबर तो मैंने बहुत ही कम लोगों को दिया है। ये कौन फोन कर रहा है? प्रशांत ने अनजान नंबर को देखते हुए बोला। फोन उठाकर प्रशांत ने धीरे से हेलो बोला। दूसरी तरफ से आवाज आई, विजय, तुम्हारे पास यह नंबर कहां से आया? प्रशांत ने पूछा। मैं कल रात से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं। फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। फिर मैंने आज दादाजी का फोन नंबर ढूंढा और इस पर कॉल किया। मुझे तुम्हारी टेंशन हो गई थी कि अचानक तुम कहां गायब हो गए।
विजय ने कहा, लंबी कहानी है, बाद में फिर कभी बताऊंगा। मेरा फोन खो गया है, आज एक नया फोन लेकर उसमें सिम डलवाता हूं। तब तक ये दादाजी के फोन पर ही कॉल करना। प्रशांत ने कहा, अच्छा मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे घर आ जाओ? साथ में कुछ और लोग भी हैं। 1 घंटे में आऊं? विजय ने पूछा। ठीक है, आ जाओ। और स्कूल बस के बारे में क्या हुआ, वो भी मुझे बता देना, प्रशांत ने कहा। 1 घंटे के अंदर विजय प्रशांत की दुकान पर आ गया। उसके साथ प्रिया भी थी। तुम्हें देखकर अच्छा लगा प्रिया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम्हारे घाव ठीक हुए? प्रशांत ने प्रिया से पूछा। आई एम फाइन, कल से तो ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। विजय ने मुझे बताया कि उस रात तुम मेरे लिए कितना परेशान थे। प्रिया ने प्रशांत की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जगह कोई भी होता तो परेशान हो जाता। प्रशांत की प्रिया की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। विजय ने अपने गले की खराश को साफ करते हुए कहा, दरअसल तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। यह सुनकर प्रशांत थोड़ा हैरान हुआ और तभी वहां एक काला सूट पहने हुए एक आदमी अंदर आया। वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी प्रशांत के पास आया और प्रशांत से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। उसकी हाइट 6 फुट से ज्यादा थी। क्योंकि वो प्रशांत से भी लंबा था, उसने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। देखने में तो कोई बड़ा अफसर लग रहा है, प्रशांत ने अपने मन में सोचा और हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिला लिया। हेलो, आई एम रक्षित गुप्ता। उस आदमी ने अपना नाम बताया। हेलो, मेरा नाम प्रशांत। इसके आगे वो कुछ कह पाता कि रक्षित ने कहा, मुझे पता है तुम्हारा नाम प्रशांत है। मैंने तुम्हारे पुलिस के बैकग्राउंड को ध्यान से पढ़ा है। आई मस्ट से काफी इंप्रेसिव बैकग्राउंड रहा है तुम्हारा, लेकिन तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? बस कुछ पर्सनल रीजंस थे। वैसे यहां कैसे आना हुआ? प्रशांत ने पूछा। रक्षित एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हैंडल करते हैं और ये तुमसे उसी के बारे में बात करने आए, विजय ने प्रशांत को बताया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन? किस तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हो तुम? प्रशांत ने रक्षित से पूछा। कुछ सालों पहले मैंने एक टीम बनाई थी। मेरी टीम पुलिस के उन केसेस का निरीक्षण करती थी जिसमें कुछ अननेचुरल इवेंट्स हुई हो, ऐसी घटनाएं जिसे आम आदमी भूत प्रेत या तंत्र मानता हो। हाल ही में मेरी टीम के बाकी सारे लोग टीम छोड़कर चले गए। तुम्हारा स्कूल बस वाला केस देखकर मुझे फिर से उम्मीद जग गई। इस केस में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका कोई भी सीधा और साधारण जवाब नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के टीम लीडर बन जाओ, रक्षित ने कहा। टीम लीडर? और वो भी मैं तो अभी पुलिस फोर्स में भी नहीं हूं, फिर तुम मुझे अपनी टीम में क्यों लेना चाहते हो? प्रशांत ने कहा, क्योंकि तुम चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हो। अगर तुमने इस केस को अलग नजरिए से नहीं देखा होता तो ये केस कब का बंद हो चुका होता, और अभी भी उस बस की गुत्थी हम नहीं सुलझा पा रहे। जरूर इसमें कुछ तो रहस्य है जो अभी तक किसी को नहीं पता। जिस तरह से तुमने इस केस की छानबीन की, उससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम ही इस स्पेशल टीम को लीड कर सकते हो, रक्षित ने कहा। मुझे लगता है रक्षित सही कह रहा है, विजय ने प्रशांत से कहा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य होने से तुम्हें पुलिस में दोबारा नहीं भर्ती होना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने तरीके से काम कर सकते हो, विजय ने कहा। इस टीम की फंडिंग भी प्रॉपर तरीके से हुई है, इसलिए तुम्हें हर महीने फिक्स सैलरी भी मिलेगी, रक्षित ने प्रशांत से कहा। आई थिंक तुम्हें हाँ कह देना चाहिए, प्रिया ने कहा। सैलरी से तुम्हें भी फायदा होगा, प्रिया ने उस जर्जर दुकान की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि प्रशांत अपनी बात पूरी करे, रक्षित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तो मैं बात पक्की समझू। हमारी टीम का एक स्पेशल नेटवर्क है, हम उसी नेटवर्क के जरिए आपस में बातचीत करते हैं। मैं तुम्हें उस ग्रुप में ऐड कर देता हूं और बाकी फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी कर देंगे। यह कहकर रक्षित दुकान से जाने लगा। वो टीम के बाकी सदस्य कौन है? प्रशांत ने रक्षित को रोकते हुए पूछा। अभी तो कोई सदस्य नहीं है। हाँ, अगर तुम किसी को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, रक्षित ने पलटकर कहा और दुकान से चला गया। कुछ समय के लिए प्रशांत रक्षित की बात सुनकर हैरान था। फिर उसने विजय को देखकर कहा, ये तुम दोनों ने मुझे कहां फंसा दिया? इतना मत सोचो, इस काम के लिए तुम अकेले ही काफी हो, विजय ने प्रशांत की पीठ पर थपथपाते हुए कहा।
और वैसे भी तुम अपना खर्चा कैसे चला रहे हो? प्रिया ने पूछा। प्रिया की नजर मेज पर रखी हुई विस्की की बोतल पर गई। क्या कोई लॉटरी निकली है? प्रिया का इतना कहना था कि अचानक दुकान में एक खूबसूरत लड़की आ गई। क्या हाल चाल है तुम्हारे अंकल जी? कियारा ने आते ही प्रशांत से मजाकिया अंदाज में पूछा। कियारा खाकी पैंट और सफेद शर्ट में गजब की स्मार्ट लग रही थी। उसके हाथ में महंगी बैग थी और कलाई में ब्रांडेड घड़ी। उसको देखकर कोई भी समझ जाता कि वो किसी रईस घराने से है। प्रिया ने कियारा के अंदाज को बारीकी से नोट किया। फिर उसने प्रशांत से पूछा, ये कौन है? प्रशांत भी अचानक से कियारा को दुकान में देखकर हैरान था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ये एक्चुअली मेरी असिस्टेंट है। फिर प्रशांत ने कियारा से कहा, कियारा, इनसे मिलो। यह है विजय, पुलिस डिपार्टमेंट का मेरा कलीग और दोस्त भी। और यह है प्रिया, यह भी पुलिस में मेरे साथ ही थी। प्रिया ने प्रशांत को तीखी नजरों से देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कियारा से बोली, हेलो, मैं प्रशांत की एक्स गर्लफ्रेंड हूं। अच्छा, तो तुम एक्स हो? कियारा ने अपने शब्दों पर जोर डालते हुए कहा। फिर वो प्रशांत की तरफ पलटी और बोली, अंकल जी, आज तो तुम जल्दी उठ गए। हाँ, वो आज नींद जल्दी खुल गई। चलो हम सब लोग थोड़ी चाय पीते हैं। प्रशांत चाय बनाने के लिए जा ही रहा था कि कियारा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ये प्रिया को अच्छा नहीं लगा और वो कियारा को घूरने लगी। तुम यहीं पर बैठो अपने पुराने दोस्तों के साथ, मैं चाय बनाती हूं, कियारा ने कहा। कियारा वहां खड़े होकर चाय बना रही थी कि प्रिया ने उससे पूछा, देखने में तो तुम बहुत रईस घर की लगती हो, फिर प्रशांत से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? प्रशांत तुम्हारी तरह रईस नहीं है। उसके पास इस जर्जर दुकान और छोटे से घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं भी एक साधारण घर से ही हूं और वैसे मैं दोस्ती लोगों का घर और पैसे देखकर नहीं करती हूं। कियारा ने प्रिया को पलटकर जवाब दिया। इस छोटी मुलाकात में ही प्रिया को कियारा से जलन होने लगी थी। इससे पहले वो कुछ बोल पाती कि प्रिया का फोन रिंग हुआ। हाँ, मैं आती हूं अभी, तुम 2 मिनट रुको, मैं थाने वापस आती हूं, प्रिया ने कहकर फोन काट दिया। प्रिया ने तीखी निगाहों से कियारा को देखा और प्रशांत से बोली, अभी मेरा थाने जाना जरूरी है, मैं तुमसे रात में आकर बात करती हूं। यह सुनकर प्रशांत चौंक गया और उसने प्रिया से पूछा, रात में क्यों मिलना चाहती हो? लेकिन प्रिया बिना कुछ कहे ही विजय के साथ वहां से चली गई। तो ये थी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। लगता है अभी भी वो तुम्हें पसंद करती है, मगर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कियारा ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रशांत कुर्सी पर बैठते हुए बोला। प्रिया और मेरा तो बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। हमारे बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। फिर हमने एक दिन तय किया कि हम सिर्फ दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलेंगे। एक दिन तो वो मेरे पीछे बंदूक लेकर भी दौड़ रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि हम एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। प्रशांत ने कहा, अरे वाह, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही एक्साइटिंग है, मुझे इसके बारे में और बताओ। कियारा ने अपने बैग से वाइन की बोतल निकालते हुए कहा। ये तुम अपने साथ क्यों लेकर आई हो? प्रशांत ने पूछा। वो क्योंकि आज मेरा मूड बहुत खराब है और आज मैं अपने आप को नशे में डुबा देना चाहती हूं। कियारा ने वाइन की बोतल खोली और बिना गिलास के ही बोतल से ही वाइन पीने लगी। क्या हुआ था कियारा के साथ? प्रिया रात में प्रशांत से क्यों मिलना चाहती थी? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करके प्रशांत कोई गलती तो नहीं कर रहा था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।